नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भीलवाड़ा टेक्निकल टेक्सटाइल्स लिमिटेड यानी बीटीटीएल की। हमारे पास कुछ फाइनेंशियल डेटा है स्क्रीनर और मिंट जैसे सोर्सेज से, और कोशिश रहेगी कि इसके बिजनेस और मौजूदा हालात को थोड़ा समझें। हाँ, बिल्कुल। बीटीटीएल ये 2007 में आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड से अलग हुई थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। और इनका मुख्य काम है धागों की ट्रेडिंग, और कई तरह के फैब्रिक्स भी बनाते हैं। फैब्रिक्स जैसे ऑटोमोटिव, होम फर्निशिंग और कपड़ों के लिए भी कॉटन, नायलॉन, सिल्क, पॉलिएस्टर, मतलब काफी तरह के फाइबर यूज करते हैं ये लोग। अच्छा, चलिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 4 जुलाई 2025 को शेयर का भाव था करीब 56-57 रुपए के आसपास, और मार्केट कैप लगभग 330 करोड़ रुपए। अब यहाँ एक चीज है पीई रेशो, कहीं 45.3 लिखा है, कहीं 32.27। हाँ, ये पीई वाला पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। मतलब ये इसके अपने पुराने लेवल से तो ज्यादा है। ओके। हाँ, पर अगर आप सेक्टर के पीई से तुलना करें जो करीब 80 है, तो उससे ये काफी कम लगता है। ओ, सेक्टर का 80 तो उसके मुकाबले तो काफी कम है। इसका क्या मतलब निकालें? मतलब हो सकता है कि बाजार शायद भविष्य में अच्छी ग्रोथ देख रहा हो, या ये भी हो सकता है कि सेक्टर में दूसरी कंपनियां कुछ ज्यादा ही महंगी हों। लेकिन यहाँ एक बहुत मजबूत बात है बीटीटीएल के बारे में। वो क्या? कंपनी पर कर्ज लगभग है ही नहीं, डेट टू इक्विटी रेशियो बिल्कुल शून्य है। ये फाइनेंशियली एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अरे वाह, कर्ज मुक्त कंपनी, ये तो बहुत अच्छा है। और मैंने देखा प्रमोटर्स की हिस्सेदारी भी काफी ऊंची है, करीब 73%। हाँ, बिल्कुल सही। 72.94% है मार्च 2025 तक, और पिछली तिमाही में थोड़ी बढ़ी भी है। ये तो मैनेजमेंट के कॉन्फिडेंस को दिखाता है ना? बिल्कुल। इतनी ज्यादा और बढ़ती हुई प्रमोटर होल्डिंग ये मैनेजमेंट के तगड़े विश्वास का ही संकेत है। लेकिन यही एक सवाल भी खड़ा होता है। क्या सवाल? अगर कंपनी कर्ज मुक्त है, प्रमोटर का भरोसा है और मुनाफा भी कमा रही है, वित्त वर्ष 2025 में करीब 7.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, तो फिर ये डिविडेंड क्यों नहीं दे रही? हाँ, ये बात तो है। डिविडेंड यील्ड 0.00% है। और वो आरओसी और आरओई वाले आंकड़े, वो कैसे हैं? वो थोड़े कह सकते हैं चिंताजनक है। आरओसीई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 4.64%, और आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी है 4.32%। ये तो काफी कम लग रहे हैं। हाँ, कम है। मतलब कंपनी अपनी लगाई हुई पूंजी पर या शेयरधारकों के पैसे पर बहुत ज्यादा कमाई नहीं कर पा रही है फिलहाल। पिछले 3 साल का औसत आरओई भी करीब 3.2% ही रहा है। तो ये डिविडेंड ना देना और कम रिटर्न रेशो, ये सोचने वाली बात है। एक और चीज जो मैंने देखी, वो वर्किंग कैपिटल डेज का बढ़ना 204 दिन से बढ़कर 608 दिन हो गए हैं। इसका क्या मतलब है आसान भाषा में? देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है कि कंपनी का पैसा उसके रोजमर्रा के कामकाज में बहुत ज्यादा समय तक फंसा रह रहा है, जैसे माल खरीदने और उसे बेचकर पैसा वापस पाने के बीच का समय। ओह, मतलब पैसा ब्लॉक हो रहा है ज्यादा टाइम के लिए। हाँ, बिल्कुल। और ये कैश फ्लो यानी नकदी के आने जाने पर दबाव डाल सकता है। और एक और चीज नोट करने वाली है मार्च 2024 के नतीजों में। क्या? उसमें अन्य आय यानी अदर इनकम का हिस्सा काफी बड़ा था, करीब 9.26 करोड़ रुपए। तो सवाल उठता है कि कोर बिजनेस से कितना प्रॉफिट आ रहा है? अच्छा, ये भी एक पॉइंट है, और शायद ये सब हाल के तिमाही नतीजों में भी दिख रहा है। मार्च 2025 तिमाही में रेवेन्यू और मुनाफा दोनों गिरे हैं। हाँ, रेवेन्यू तो पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 63% गिरा है, और मुनाफा भी करीब 33% कम हुआ है। ओह, 63% रेवेन्यू ड्रॉप तो बहुत ज्यादा है। हालांकि शेयर ने इस साल रिटर्न तो अच्छा दिया है, खासकर पिछले कुछ दिनों में तेजी आई है। हाँ, शेयर प्राइस मूवमेंट अलग कहानी कहता है कई बार, लेकिन तिमाही नतीजों में गिरावट चिंता तो पैदा करती है। शेयर होल्डिंग में भी देखें तो प्रोमोटर्स के बाद ज्यादातर पब्लिक ही हैं। म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी सिर्फ 0.09% है, और एफआईआईज तो है ही नहीं। मतलब बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट कम है। लगता तो यही है। और हाल में कुछ रेगुलेटरी फाइलिंग्स हुई हैं, जैसे कि कंपनी को रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के नियमों से कुछ छूट मिली है। छूट? क्योंकि उनकी कैपिटल और नेटवर्थ एक सीमा से कम है। अच्छा, तो ये तो हो गई फाइनेंस और हालिया प्रदर्शन की बातें। जरा कंपनी के बिजनेस मॉडल पर वापस आते हैं। वो एक बीएमडी प्राइवेट लिमिटेड वाला कनेक्शन भी था ना? हाँ, जरूर। तो जैसा हमने कहा, ये आरएसडब्ल्यूएम से निकली है। मेन काम कॉटन यान बनाना और बेचना है। रॉ, वाइट, रंगा हुआ, मेलेंज टाइप का। एक्सपोर्ट भी करते हैं यूरोप, अफ्रीका, बांग्लादेश वगैरह में। लेकिन जो दिलचस्प बात है वो है इनकी बीएमडी प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदारी। बीएमडी ऑटो सीटिंग फैब्रिक्स, फर्निशिंग फैब्रिक्स तो बनाती ही है, साथ में वो रिन्यूएबल एनर्जी में भी है।
पवन और सौर ऊर्जा। अरे वाह, रिन्यूएबल एनर्जी। हाँ तो बीएमटीटीएल को उसका भी फायदा मिलता है? हाँ, सीधे नहीं पर अप्रत्यक्ष रूप से। मतलब बीटीटीएल को इस तेजी से बढ़ते रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का एक तरह से एक्सपोजर मिल जाता है बीएमडी के जरिए। ये तो वाकई एक इंटरेस्टिंग एंगल है। हाँ है तो अगर हम सब कुछ समेटें तो बीटीटीएल एक कर्ज मुक्त कंपनी है, प्रमोटर्स का भरोसा दिखता है और रिन्यूएबल एनर्जी से एक इनडायरेक्ट कनेक्शन भी है। ये सब अच्छी बातें हैं। लेकिन दूसरी तरफ हालिया तिमाही में रेवेन्यू और मुनाफे में तेज गिरावट है। रिटर्न रेशियोज कमजोर हैं, वर्किंग कैपिटल डेज चिंताजनक रूप से बढ़ गए हैं और कंपनी डिविडेंड भी नहीं दे रहे। ये सब चिंता के पहलू हैं। बिल्कुल सही कहा। तो एक तरफ मजबूती है, कर्ज नहीं, प्रमोटर का विश्वास, वो रिन्यूएबल वाला लिंक, और दूसरी तरफ कमजोरियां, घटता हुआ कोर बिजनेस प्रॉफिट, ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर सवाल, रिटर्न की कमी। हाँ बिल्कुल। तो सवाल ये है कि आगे क्या? बीटीटीएल के लिए भविष्य में क्या ज्यादा मायने रखेगा? क्या ये अपनी मजबूती के दम पर इन चुनौतियों से पार पा सकेगी, खासकर टेक्सटाइल जैसे सेक्टर में जहां बाजार काफी बदलता रहता है, अस्थिर रहता है? ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, आशा है कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। आप किस स्टॉक या कंपनी का एनालिसिस पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। हम उसे अपनी आने वाली वीडियोस में जरूर शामिल करेंगे। ऐसे ही पॉडकास्ट सुनने के लिए स्टॉक्स इनसाइट को सब्सक्राइब करें और रोज सुने नए नए स्टॉक्स का डिटेल एनालिसिस पॉडकास्ट हिंदी में।